हेलो एवरीवन। आज हम जिक्र कर रहे हैं किस बात की, जो बदलते परिवेश में हमें नई नई तरह के चर्चित केस दिखाई दे रहे हैं। जैसे अतुल सुभाष का केस है, आए दिन एक नई तरह का विषय हमारे सामने आ रहा है। और जैसे ही हम अतुल सुभाष को कहीं थोड़ा सा देखे अनदेखा किया गया, वहीं दूसरा केस आ गया सौरभ राजपूत का, और तीसरा केस आ गया तिपन्ना का। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे सामने कभी रिवील हो जाते हैं, कभी रिवील नहीं होते। तो ये जो व्यवस्था है ये क्यों टूट रही है समाज की, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये केस है क्या और क्या नहीं होना चाहिए और क्या सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि न्याय एक पक्षीय नहीं हो सकता, तो दोनों पक्षों की बात करेंगे। और भारतीय समाज में जो न्याय है वो दोनों व्यवस्था को लेकर चलता है। और संविधान के अनुसार हम कैसे हैं, प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार बदलाव। तो इसका मतलब जो परिस्थितियां हैं बदलाव करने का समय आ गया है। अब बात करती हूं मैं घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा का शिकार जो पुरुष हो रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि पुरुषों तो घरेलू हिंसा का शिकार हो ही नहीं सकते। अगर किसी को कह दे कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष बहुत दुखी है, वो घर से परेशान है, तो कहेंगे अरे पुरुष होके भी परेशान क्यों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पुरुष तो रो ही नहीं सकता, पुरुष तो भावनात्मक मजबूत होता है, और महिला तो कभी कोई अत्याचार कर ही नहीं सकती। बहुत सारी क्या है ऐसी पूर्व धारणाएं हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन जैसे ही आज की दुनिया में हम केस देख रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि दुखी कोई भी हो सकता है, जो मानव है वो दुखी हो सकता है, चाहे वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो देखिए, जैसे हाल ही में ये चर्चा आई किसकी, घरेलू हिंसा यानी कि सौरभ राजपूत के बारे में, कि जहां एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े किए और सीधा भर दिया किसमें, ड्रम में। तो देखने में तो ये असहज बात हुई, ये लगा कि अच्छा ऐसा मर्डर केस है। मर्डर केस नहीं है, यहाँ रिश्तों का खून हुआ है, यहाँ भावनाओं का खून हुआ है। एक परिवार में जो एक खुशहाली थी उसको बेवजह बिना किसी ऐसे कारण के धरातल पर से खत्म कर दिया गया है। एक है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष वो व्यक्ति आपने देखा कैसा, एक बेहतर बुद्धिजीवी व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होकर अपने प्राणों को खो देता है। और एक अच्छा मानव संसाधन, एक माँ अपना बेटा खो देती है, और एक समाज से एक जो अच्छा कंट्रीब्यूटर था उसे हम खो चुके हैं। तो अगर आए दिन हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे नारे दिए जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, अगर बेटा ही नहीं बचेगा तो वो कैसे बढ़ेगा आगे, परिवार कैसे चलेगा। एक परिवार के दो पिलर हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। अब दोनों में से कोई भी डिसबैलेंस होगा तो समाज तो टूटना पक्का है। तो यही देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ मुझे तो आज ऐसा लगने लगा कि बेटे पढ़ाओगे तो बेटों को बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, बात करते हैं, अगर मैं एक अध्ययन की बात करूं तो 25% पुरुष शारीरिक हिंसा का शिकार हुए हैं, और दूसरे 59% मानसिक उत्पीड़न। मानसिक उत्पीड़न वो स्थिति है जब जिसे बताएं तो कमजोरी लगे, हास्यप्रद हो, हंसा जाए ना रोया जाए, अपना दुख किसी को बताया ना जाए, ये वो स्थिति है मानव की। और इसमें क्या 59%, ये डाटा बता रहा है। ये डाटा वो होगा जो रिवील हुआ है, जो रिवील नहीं हुआ उसे नहीं हम बता सकते। दूसरी बात, घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, कहने के लिए तो इस हिंसा अधिनियम में सबको सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वन साइडेड है। कैसा, महिलाओं को सभी तरह का संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन पुरुषों के लिए संरक्षण की कोई भी परिपाटी इसमें शामिल नहीं है। तो इसके लिए मैं कह सकती हूं कि जो ये घरेलू हिंसा है ये महिलाओं के अधिकारों को ज्यादा संरक्षित करता है एज कंपेयर टू मेल। अब बात करूं कि मानसिक आधार पर गंभीर हो सकती है। देखिए, मानसिक तनाव या अवसाद एक वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने प्राण खोने के लिए आतुर हो जाता है, और ये वो स्थिति आ जाती है जिसमें उसे ना जीने का रास्ता दिखाई दे, और सबसे सहज रास्ता वो समझता है कि मृत्यु को प्राप्त कर ले। अगर ये ऐसा रास्ता होता रहा तो हम क्या करेंगे इस समाज का। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब थोड़ा अपने सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं कि मुस्कान राजपूत ने क्या किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए 29 वर्षीय सौरभ लंदन चला गया, ताकि मेरे परिवार का जीवन ऐसा रहे, जो मेरी पत्नी मुस्कान है उसके रहन सहन, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आए। उसने उसके लिए देश भी छोड़ दिया। जैसे ही वापस आया उसने उसको प्राण ले लिए। यानी कि एक रिश्ता, क्या यहाँ एक संबंध है, क्या प्रेम विवाह। अगर मैं बात करूं ये प्रेम विवाह, तो कुछ लोग कहेंगे प्रेम विवाह क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम विवाह केयर है, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये ऐसा अगर प्रेम विवाह है तो समाज को ऐसा प्रेम विवाह बिल्कुल भी स्वीकार्य
नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेम विवाह का है, एक एग्जाम्पल और है, अरेंज मैरिज की भी ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या है, मौलिकता खत्म हुई और इसने अपने पति को जन्मदिन के अवसर पर क्या कर दिया, काटा, और काटने के बाद एक ड्रम लेके उसमें पैक कर दिया। उसने लगा कि मेरे जो ये इस तरह के कार्य हैं, गैर कानूनी कार्य हुआ है, इसका किसी को पता नहीं चलेगा। क्लियर। तो इस केस ने सबकी आत्माओं को झकझोर दिया है। हर व्यक्ति डरा हुआ है कि क्या अगर विवाह होगा तो क्या ऐसा विवाह होगा, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता जा रहा है, संदिग्ध होता जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा ही विश्वास है, कुछ सोच रहे होंगे सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ नहीं होते। आपने एक बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक सेब की टोकरी है, उसमें 2 सेब खराब है, सारे अच्छे हैं, लेकिन 2 के असर से क्या होगा, कुछ और सेब खराब हो जाते हैं। सेम वही है, अगर कुछ ऐसे समाज में तत्व आ गए हैं तो उनका इलाज करना जरूरी है। अगर उनका समाधान नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रक्रिया बढ़ेगी, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हम देखेंगे अभी। और आपने देखा होगा यूपी में, कोरैया में केस आया है, प्रगति यादव, शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने पति की हत्या करा दी। अब आप इसे क्या कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब बुरे काम, इस तरह की प्रक्रिया आ रही है समाज में, तो उसको देख के दूसरे भी असर बदल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि रीजन क्या हो सकते हैं, अलग अलग रीजन है। ये है, आपने समझ ही लिया होगा, कौन, अतुल सुभाष, ये दिखाई दे रहे हैं। और अतुल सुभाष के साथ उनकी जो सारी ससुराल फैमिली है वो भी इसमें शामिल रही है। आप ये सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं परिवार चलाने की, वो परिवार भी चलाए, वो कमाए भी, वो समाज भी, सारे दायित्व उसके हों, उसके बाद भी आपको वो भावनात्मक लगाव या उसकी केयर ना हो, तो परिवार में वो क्या सोचेगा। जब आदमी परेशान होता है तो दुख में ही कहता है कि मैं अपने प्राण ले लूंगा। अब उसको उकसा दिया जाए, उसको कह दिया जाए मर जा, तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस है मरेगा। और उसे क्या है, सफलता का रास्ता कहां दिखाई दे रहा, मृत्यु। मृत्यु सफलता नहीं है, मरना कायरता है। लेकिन क्या है, जब आप बाहर से काम करके आते हो तो आपको लगता है कि मैं परिवार में बैठूंगा और मेरा जो ये टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब परिवार के सदस्य जो आपकी अपनी अर्धांगिनी है, वही आपके साथ क्या सपोर्ट ना करे, आपको कहे कि आप मेरी ये जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हो, अनावश्यक तनाव आपको दे, कि आपको क्या भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित करे और मानसिक रूप से भी, तो उसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है। उस संस्कार, उस टेंशन की बलि चढ़ा हुआ है कौन, अतुल सुभाष। ये तो 2 केस हैं जो आपको हाईलाइट हुए, क्योंकि ट्विटर पर भी ट्रेंड किया, एक मास कैंपेन चला गया अवेयरनेस के तरह। लेकिन इस कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ये 4 दिन चलता है और 5वें दिन क्या हो जाता है, वही स्थिति वहीं के वहीं है। अब ये क्या है, तिपन्ना, बहुत से लोग नहीं जान रहे होंगे इस व्यक्ति को। ये क्या है, हेड कांस्टेबल रहे हैं, बेंगलुरु में थे। इन्होंने अपने ससुर और वाइफ के व्यवहार से परेशान होकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अब आप सोच रहे होंगे कितने सारे बात हो रही है, तो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के देखिए, 2022 में 139 केस आए, कितने कन्विक्ट हुए, कुछ नहीं। समझ में आ रहे हैं। 23 में 133 केसेस है, 0 कन्विक्ट, और 24 में 116 केसेस, 0। तो ये बताइए, ये न्याय की प्रक्रिया है क्या, ये न्याय की प्रक्रिया है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जिम्मेदार कौन है। आप मुझे बताएं, जुडिशरी जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है, या समाज जिम्मेदार है। इसके यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिम्मेदार कौन है। न्यायपालिका साइलेंट है, कुछ नहीं है, कोई केस का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आखिर में सजा क्या हुई, न्याय क्या मिला। तो न्याय प्रक्रिया भी लंबित है, समाज भी मौन है, और पारिवारिक रिश्ते, जिन्हें हम कहते हैं हमारा पारिवारिक दायरा, वो भी मौन है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन मार्क है आपके लिए कि जिम्मेदार कौन है। आप अपने अंतःकरण से देखें, अगर इस तरह का परिवर्तन हो रहा है तो हम और आप में से कहीं ना कहीं हम अपने आप पर सवाल उठा सकते हैं। अब उसके बारे में अगर मैं आगे बात चलती है, तो अब क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है भारत में। अगर भारत की मैं न्याय व्यवस्था की बात करूं, न्याय प्रक्रिया है, देखिए, जब भारत में न्याय व्यवस्था की गई तो न्याय की व्यवस्था के लिए जो भी प्रोटोकॉल बने, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनकी प्रक्रिया अलग है। तो उसके लिए अगर मैं बात करती हूं, तो हमारे यहाँ भारतीय कानून में महिला पुरुषों को उत्पीड़न, झूठे आरोप और मामले से सुरक्षा दी गई है। क्लियर है, सुरक्षा दी गई है। लेकिन पारिवारिक कानून जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम है, भरण पोषण, तलाक और विवाह, ये भी पुरुषों के अधिकारों को कवर करता है।
ये लेकिन क्या करता है, कवर करता है। आप समझे मेरी बात को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 और 21, जीवन जीने का अधिकार भी करता है और कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। क्लियर है। तो अब ये इतने आधार हमने दे दिए, भेदभाव भी दे दिया और समानता भी हमने स्थापित कर दी, चाहे वो महिला है या पुरुष है। और न्यायपालिका में पुरुष और महिला दोनों ही न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। ये पेशेवर कानून प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोनों, और झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य और कस्टडी विवादों को भी सॉल्व करते हैं। घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न के झूठे अगर कोई आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी क्या है, एक कानूनी प्रक्रिया है हमारे पास। और अगर मैं बात करूं सांविधिक कानून की, तो ये भी हम सभी कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ये जो सारी चुनौतियां हैं ये क्या हैं, ये सारे प्रोटेक्शन, सारे हमें जो भी संरक्षण दिए गए हैं वो पहली प्रक्रिया है। अब वर्तमान में क्या है, हमें पुरुषों के लिए न्याय क्यों चाहिए, हमें पुरुषों के लिए न्याय की व्यवस्था में बदलाव क्यों लाना है। देखिए, आपने देखा होगा विवाह सुधार अधिनियम, भाई जो विवाह कानून का विवाह है, विवाहों का कानून संबंधी सुधार है, उसमें पुरुषों के अधिकार को हमें दोबारा देखना होगा। आपने देखा होगा एक एलिमिनी होती है, एलिमिनी मतलब जब पति पत्नी का सेपरेशन होता है, तलाक होता है, तो उसके लिए कुछ एक रकम, कुछ एक एलिमिनी सेट कर दी जाती है। ये इतनी रिफॉर्म के लिए लायक है अब, क्योंकि इसमें इतना सुधार जरूरी है, क्योंकि वित्तीय सहायता किसे मिल जाती है, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय सुविधाओं के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है एज कंपेयर टू मेल। क्लियर है। अब मान लीजिए एक तरह से अगर मैं कहूं तो ये हो सकता है कि आपका विवाह, जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद दोनों सेपरेट हुए, दोनों की झगड़ा हुआ, दोनों के विवाद हुए तो वो सेपरेट हुए। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि उससे क्या बना दिया गया, आजकल एक ट्रेंड सेट कर दिया गया कि अगर सेपरेट होंगे तो बहुत बड़ी रकम लेकर ही अलग होंगे। इसके लिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आज के टाइम में, कोई बहुत सारे तलाक ऐसे हुए हैं जिसमें एक बहुत बड़ी रकम क्या है, एलिमनी के रूप में देनी होती है। तो इसीलिए मैं समझाना चाह रही हूं कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। अब मैं बात करती हूं कि बच्चों को प्राथमिकता, जो बच्चों की अभिभावकता है उसमें प्राथमिकता को बढ़ाना चाहिए, दोनों को बराबर है, मेल हो या फीमेल हो, माता हो या पिता हो, दोनों को अगर कस्टडी देनी है तो अभिभावक के रूप में दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। तीसरा, झूठे आरोप, झूठे आरोप और गलत आरोप क्या है, पुरुषों को गलत साबित कर देते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं, उसके आधार पर पुरुष गलत साबित हो जाता है। फिर संपत्ति में जब विभाजन की बात आती है तो पुरुषों को यहां भी समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो कानूनी प्रक्रिया है और मानसिक, और ध्यान रखिए मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर जरूर ध्यान देना है पुरुषों के इसमें, क्योंकि ये समय की मांग है। ऐसा नहीं है कि अवसादग्रस्त या परिवार टूटने के बाद सिर्फ महिला ही भावनात्मक रूप से प्रताड़ित मानी जाए, इसमें मेल को भी उतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब परिवार टूटता है तो दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है। उसके बाद संतुलित विवाह में जो आर्थिक जिम्मेदारी है उसको बैलेंस करना है। और थर्ड वन अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आज का समय है उसमें विवाह कानून को पुनः व्याख्या की जरूरत है, उसमें पुनः व्याख्या कर देनी पड़ेगी। अगर अब मैं बात करती हूं कि आपने सुना होगा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, अब इसमें क्या किया गया है, सुरक्षा के लिए बना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है। इसमें पुरुषों को कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षा तो तब मिलेगी जब हमें समस्या लगेगी। अब पुरुषों का उत्पीड़न तो हमें समस्या लगती नहीं है। अब जब समस्या ही नहीं मानते भारत में कि पुरुष भी भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकता है, जो समस्या ही नहीं तो समाधान कैसा। तो इसीलिए घरेलू हिंसा में महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है और पुरुषों को सुरक्षा नहीं मिलती। दूसरा, जो महिलाएं पीड़िता होती हैं उन्हें कानूनी सहायता और संरक्षण मिलता है, जबकि अगर पुरुष सामाजिक और कानूनी सहायता मांगता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं से गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में उसके लिए एक चैलेंज है, जो उसे अवसाद की स्थिति में ले जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो पुरुषों के खिलाफ कम संवेदनशील है कानून में बहुत कम संवेदनशीलता है एज कंपेयर टू फीमेल।
फीमेल महिलाओं के लिए क्या हो जाता है, महिलाओं के लिए तुरंत ही क्या है, कानून को भी ऐसा लगता है कि भाई अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मेल को बिना कुछ होते हुए, निर्दोष होते हुए भी जिम्मेदार मानने की प्रक्रिया अपनाई गई है, ये कई बार देखा जाता है। और पुरुषों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है, कोई भी स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। अब जब स्पष्टता ही नहीं है तो शिकायत दर्ज कर जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने अवसादग्रस्त है, कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित है अपने घर में, और वो जाए कि मेरी पत्नी या मुझे घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, पत्नी हो, ससुर, सास, जो भी फैमिली से रही है रिलेटेड, तो मुझे उनसे परेशान होना पड़ रहा है, तो पहले तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, उसकी सुनेगा कौन। अगर वो चला भी जाएगा तो कहेगा अरे पुरुषों के डरता है, पुरुषों के अवसाद की स्थिति कैसे आ सकती है, तुम तो दुखी करने वालों में दुखी हो तो नहीं सकते। तो अनावश्यक रूप से उसकी व्यथा को सुनने के बजाय क्या है, वो शर्म की वजह से वहां तक पहुंच ही नहीं पाता ताकि वो अपने आप को न्याय ले सके। और घरेलू हिंसा में लिंग संवेदी बनाकर पुरुषों के अधिकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर संवेदनशीलता है तो वहां लिंग विशेष को नहीं देखना, परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मेल और फीमेल के आधार पर अगर न्याय व्यवस्था में देरी है और सामाजिक बाधाएं हैं तो इसमें हमारा फेल्योर है, हमारी असफलताएं हैं। अब बात करते हैं, जैसे ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज, कि भाई आपने देखो दो केस देखे। अभी आपने एक देखा सौरभ राजपूत, जो सौरभ राजपूत है उसके केस में लव मैरिज का सीन है। दूसरा आपने अतुल सुभाष देखा, उसमें क्या है, अरेंज मैरिज है। अगर ये दोनों ही सिस्टम है तो इसका मतलब कौन सा विवाह, देखिए विवाह अरेंज हो या लव मैरिज हो, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज में कोई फर्क नहीं है, फर्क है आपकी रिश्तों की भावनाओं को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो वर वधू होते हैं वो लव मैरिज में परिवार के द्वारा लिया गया निर्णय नहीं मानते, वो अपनी इच्छाओं से अपने निर्णय में खुश रहते हैं। अच्छा, और अरेंज मैरिज में क्या है, माता पिता की निर्णय को प्रेफरेंस दी जाती है। अब बात करती हूँ लव मैरिज। लव मैरिज इसलिए माना जाता है कि इसमें भावनात्मक लगाव होता है, और जो ये अरेंज मैरिज है उसमें एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशन है या कैसा रिलेशन, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। उसके बाद अगर बात करूं तो पारिवारिक और सामाजिक सहमति के साथ अरेंज विवाह चलता है। और अगर लव मैरिज की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट होता है और अपनी पसंद पर आधारित होता है। और अरेंज मैरिज परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन होता है, तथा इसमें, और जो लव मैरिज है उसमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ती हैं। अब एक यहाँ दो शब्द है, अरेंज मैरिज में पारिवारिक और सामाजिक समर्थन। अब कुछ केस आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे मैंने तिपन्ना का केस बताया, उसमें तो फैमिली भी साथ में इन्वॉल्व है। अतुल सुभाष के केस में क्या है, पत्नी के परिवार वाले शामिल हैं। तो इसका मतलब क्या है, सामाजिक मार्गदर्शन और पारिवारिक मार्गदर्शन तो है ही नहीं, हम कहाँ पीछे छोड़ दिए अपने संस्कारों को। और मुझे तो अब इस सब चीजों को देखने के बाद अंतःकरण में ऐसी पीड़ा होती है कि कहीं ये शादी एक समझौता तो नहीं है। अब पहले संस्कार होती थी, लेकिन हम जैसी जैसी आधुनिकता के दौर में पाश्चात्य में जा रहे हैं तो हम अपनी भारतीय व्यवस्था को ही भूलते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके परिवार के संस्कार से, कि आप अपने परिवार के संस्कार से कितने जुड़े हैं। ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन रिश्ते में छोटा है, कौन रिश्ते में बड़ा है। और दोहरा रवैया, समाज का अगर मैं दोहरे रवैये की बात करूं तो महिलाएं जो है घरेलू हिंसा का केवल शिकार महिलाएं होती हैं, ऐसा मानना है लोगों का। और अगर पुरुषों की बात करूं तो इसका ऐसा नहीं है कि पुरुष इसका शिकार नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी क्या है, दोहरा रवैया है। सबका मानना क्या है कि महिलाएं केवल घरेलू हिंसा का शिकार हैं, पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते। दूसरा क्या है, पुरुषों का समाज में मजाक बना दिया जाता है कि तू भी परेशान, पारिवारिक हिंसा कैसे हो सकती है तेरे साथ, घरेलू हिंसा कैसे हो सकती है तेरे साथ। और अगर महिला है तो उसकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाता है, क्योंकि उसके लिए तो संरक्षण स्पष्ट है और पुरुष के लिए तो संरक्षण स्पष्ट है ही नहीं। अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करूं तो बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं व्यवस्था में, लेकिन अगर घरेलू हिंसा में मुझे पुरुषों के लिए बात करनी हो तो वहां पर कोई भी प्रावधान इतना कठिन या सरल या सहज नहीं है। उसके लिए उसे पहले अपने मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब हो जाएगा। और पुरुषों के मानसिक
और भावनात्मक स्टेज को तो सीरियस लिया ही नहीं जाता। अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का भावनात्मक और गंभीरता का मुद्दा लिया जाता है। अब बात करती हूँ घरेलू हिंसा के कानून गलत इस्तेमाल। अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा में महिला प्रताड़ित है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं हो सकती है, होती है, लेकिन क्या है, अगर कुछ महिलाएं प्रताड़ित हैं तो उनके मुद्दे, उनकी बात, उन पर सीरियस क्या विचार किया जाता है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी विचार करने की लिए तैयार ही नहीं है, और पुरुषों के खिलाफ भी कोई दोषी हो सकता है, ऐसा माना ही नहीं जा सकता। अगर अब मैं बात करूं न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी वर्सेस समाज की जिम्मेदारी, तो क्या है हमारा भाई, न्याय व्यवस्था क्या करेगी, कानून लागू करेगी, तो ये तो कानून लागू करेगी, लेकिन उस कानून से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम सामाजिक रूप से नैतिकता और सद्भाव के ऊपर ना काम करें। और दूसरा है न्याय प्रणाली, तो क्या करती है, अपराधों की रोकथाम और उन्हें क्या करती है, दंड देती है। लेकिन समाज का दायित्व क्या है, नैतिकता और मूल्यों को स्पष्ट करना, सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देना। समाज को चाहिए कि वो अन्याय को बढ़ावा ना दे। तीसरा, किस अच्छे संस्कार को बढ़ावा दे, ये समाज की जिम्मेदारी है। न्याय प्रणाली क्या है, ताकि न्याय प्रणाली का भी भार कम हो जाए। अगर हम समझा दें कि पढ़िए बढ़िए, लेकिन संस्कारों को मत छोड़िए, क्योंकि भारत इसलिए आज भी स्थापित है क्योंकि भारत में पारिवारिक सिस्टम, परिवार, समाज, सबकी एक व्यवस्था है। अगर परिवार की व्यवस्था टूटी तो समाज की व्यवस्था टूटेगी। हम इसलिए धनी हैं क्योंकि हमारे पास परिवार जैसी इकाइयां हैं जो समाज की जड़ें होती हैं। और अगर हम वेस्टर्न में देखें तो वेस्टर्न में समाज में परिवार जैसी व्यवस्था पर कम ध्यान दिया गया, इसीलिए वहां अस्थिरता देखी जा सकती है। हमारे यहाँ जो नाता होता है परिवार का, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और हमारे यहाँ एक परिवार कई पीढ़ियों के लिए दूसरे परिवार से नाता जोड़ता है। इसीलिए तो हमारा परिवार, इसीलिए तो हमारा समाज धन्य है। अगर अब मैं बात करती हूं कि महिलाओं के लिए क्या किया जाए, अब महिलाओं के लिए एक आयोग बना है जिसका नाम है महिला आयोग, और अब होना चाहिए हमारे पास एक पुरुष आयोग भी, क्योंकि अगर महिलाओं को सुरक्षा स्पष्ट है तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी स्पष्ट है, क्योंकि जब दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं और दोनों की समस्याओं के लिए हम काम करें तभी समानता होगी। अब बात करते हैं, अभी तक देखो आपने देखा है पुरुष आयोग है ही नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं है, महिला आयोग ऑलरेडी है। कुछ व्यक्तियों को तो ऐसा लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं, पुरुष से कभी कमजोर हो सकते हैं जिससे आयोग की जरूरत पड़े। आयोग की तरह दिक्कत यह है कि अगर आयोग होगा तो समस्याओं को समझेगा। अब वर्तमान परिस्थिति में बदलाव चाहती है, इसीलिए पुरुष आयोग की मांग पक्की बात है कि होनी चाहिए और पुरुष आयोग बनना चाहिए। दूसरी बात, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, हिंसा के जो केस है वो पुरुष आयोग यदि बने तो झूठे आरोप, पारिवारिक विवाद और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। किसके, पुरुषों के लिए, जो झूठे आरोपों में कई बार निर्दोष होते हुए भी सजा काट लेते हैं, मानसिक तनाव से पीड़ित होते हैं, और जिस वजह से क्या है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो उसको भी ध्यान देने के लिए किसके क्या चाहिए, पुरुष आयोग चाहिए। उसके बाद महिलाओं कानून, महिला आयोग का क्या है, कानूनी मान्यता है और सरकारी समर्थन है, जबकि पुरुष आयोग आज भी बहस का विषय है, क्योंकि कोई व्यक्ति आज तक इस बात पर ही नहीं, क्योंकि भारत में एक विडंबना है, भारत में ऐसा माना जाता है कि पुरुष सशक्त है और महिला क्या है, अबला है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है और पुरुष पहले से ही क्या है, सशक्त है। तो जब सशक्त है तो उस व्यक्ति को क्या है, बदलाव की, सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सशक्त नहीं है उसे सशक्त करने के लिए आयोग की जरूरत है। तो ये जो आयोग है इसकी स्थापना होनी चाहिए। महिला आयोग में कानूनी सहायता सशक्तिकरण पर काम करती है, तो ये पुरुषों के लिए काम करेगा यदि ये बना। और अगर बात करूं कार्यरत, तो पुरुष आयोग की मांग समाज और सरकार दोनों के स्तर पर विचारणीय है और जो हमें समझ में आती है कि पुरुष मांग होनी चाहिए। अब कुछ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सब कहेंगे कि पुरुष आयोग की मांग क्यों है, लेकिन ध्यान रखिए परिस्थितियां बदली हैं। जिस तरह के कुछ दिनों से ये केस आए हैं, इन्होंने बता दिया है कि व्यवस्था बदल रही है, समाज में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। और कैसा सुधार हो, नैतिक सुधार हो। क्योंकि आप देखिए महिला को क्या माना जाता है,
जननी माना जाता है, सृजनकर्ता माना जाता है, और अपने अधिकारों को बदलने के लिए वो क्या कर लेती है, डिस्ट्रॉयर भी बन जाती है। समझ में आए? दुर्गा है, शक्ति है, तो वो चामुंडा भी बनती है, वो काली भी बनती है, लेकिन वो स्थिति तब है जब उसके अधिकारों का कोई हनन करे। लेकिन राजपूत, जो सौरभ राजपूत हैं या अतुल सुभाष हैं, इन्होंने तो अपने भी अधिकारों का प्रयोग ठीक से नहीं किया, और जो असुरक्षा के होते हुए एक विवाह में होने के बाद भी एक अवसाद की स्थिति में इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। अब आपके लिए और हमारे जहन में यह आना चाहिए कि क्या विवाह इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है? अगर ये समस्या है तो उसका समाधान भी होना जरूरी है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है। जब दो ऐसे परिवार आपस में जुड़ते हैं, जब दो एक व्यक्ति ऐसे जुड़ते हैं आपस में कि जिसे क्या है, कई पीढ़ियों का सफर तय करना होता है, लेकिन वही परिवार जब रक्षक से भक्षक की भूमिका में आ जाए, जब जिस महिला को त्याग की मूर्ति कहा जाता है, पत्नी वो होती है जो पति के किसी भी संकट को आने से पहले रोक लेती है, अब वही व्यवस्था है जो पति के लिए एक महिला ही संकट बन गई। सब महिलाएं तो ऐसी नहीं हैं, कभी ये विचार किया जाए कि महिला, लेकिन कुछ महिला ऐसे अपवाद प्रस्तुत कर चुकी हैं इन केस के द्वारा, जिससे हमारा हृदय रोता है और इसे देखकर हम विचलित हैं। तो कहाँ जाकर रुकेगा ये समाज? इस पर विचार कीजिएगा। क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या एक पुरुष की न्याय की व्यवस्था को सुनने के लिए कोई व्यवस्था ना करे कानून? क्या इस तरह के केस होते रहे तो भारतीय स्थिति बदलेगी? ये आपको बताना होगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि महिलाएं भी अपने आप में विचार करें। तो जैसे बेटी बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही रिश्तों को भी बचाइए, रिश्तों को भी सहेजिए। जब रिश्ते बचेंगे तभी समाज चलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचने में, समझने में अगर हम बैठे तो हमारे अंतःकरण को झकझोर देने वाली है। ये समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कौन जिम्मेदार है? जिस पुरुष की कहानी को, जो पुरुष न्याय के लिए परेशान होता है, जो अपने परिवार के लिए रात दिन एक कमा देता है, कर देता है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार सब कुछ बेहतर हो, और चाहे मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर लूं, उस व्यक्ति की कौन व्यथा सुनेगा? यानी कि ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इनको न्याय कब मिलेगा? कब सुनेगी ये दुनिया कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, हो रहे हैं? इसीलिए इस पर भी एक नया कदम हमें उठाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और अपने बेटी हो या बेटे हो, सबको संस्कार देकर साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना संस्कारों के कोई भी संस्कृति रुक नहीं सकती। तो थैंक यू एवरीवन, आप मेरी इन बातों पर विचार करें, और अगर आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग हो, जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं उन्हें भी न्याय मिले, तो आप जरूर अपना कमेंट करें और बताएं कि क्यों पुरुष आयोग कमीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।